बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान हाशमी आपके सामने है जी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स हमारा एंड हो चुका। बुक 2 का फर्स्ट पोर्शन हम कॉलेज में पढ़ चुके थे और ऑनलाइन क्लासेस में मिस्टर चिप्स को हमने एंड किया चैप्टर 18। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक है बुक 2 में से पोर्शन नंबर 2, यानी कि जिसके अंदर हीरोज का पोर्शन है। 5 हीरोज के अंदर शामिल थे हमारे सिलेबस में, लेकिन स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अब हमारे पास है टोटल 3 हीरोज। ठीक है जी। ये हीरोज कौन है जी? जिन्होंने हिस्ट्री में कोई अच्छा काम कर रखा है। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर ना तो कोई हमारा पाकिस्तानी हीरो शामिल है और ना ही कोई हमारा मजहबी हीरो शामिल है और ना ही हमारा तारीखी हीरो शामिल है, लेकिन एज अ सिलेबस हमें इन्हें पढ़ना पड़ेगा। आज का जो चैप्टर मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि एक तुर्की का ड्रामा अर्तुगरुल गाजी काफी मकबूलियत हासिल कर चुका है सोशल मीडिया के ऊपर भी, और उसके व्यूअर भी काफी ज्यादा है पाकिस्तान में। तो आज की स्टोरी भी तुर्की की स्टोरी होगी और वो कुछ रिजेम्बलेंस रखेगी अर्तुगरुल गाजी के साथ ही, यानी कि सियासी अदम इस्तेहकाम भी दिखाया जाएगा, हुकूमत की कमजोरी भी दिखाई जाएगी, कुछ गद्दार भी दिखाए जाएंगे और कुछ मुहिब्बे वतन भी दिखाए जाएंगे, मुल्क से मोहब्बत करने वालों की स्टोरी भी आएगी। तो बेटे स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक है जी हमारा आज का इंग्लिश का सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 10 बनेगा, ऑनलाइन लेक्चर नंबर 10। ठीक है बेटे। बुक 2 का पार्ट सेकंड में से हमने हीरो चूज किया है जिसका नाम है मुस्तफा कमाल। हीरो है जी हमारा मुस्तफा कमाल। अब मुस्तफा कमाल क्यों हीरो है, इसको हीरो में क्यों शामिल किया गया है, इसने ऐसा क्या कारनामा किया है, वो आज सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। बेटे इसको अताए तुर्की भी कहा जाता है और बाबाए तुर्की भी कहा जाता है। जैसे कि हमारे कायदे आजम को बाबाए पाकिस्तान या बाबाए कौम कहा जाता है। उन्हें बाबाए कौम इसलिए खिताब दिया गया है क्योंकि उन्होंने हमें आजादी दिलवाई थी। तो इसी तरह अगर मुस्तफा कमाल को बाबाए तुर्की कहा जा रहा है तो इसने भी जाहिरी तौर पर तुर्क वालों को, तुर्कियों को आजाद करवाया होगा। किससे आजाद करवाया, क्यों आजाद करवाया, किसके अंडर थे वो, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। बेटे पहला पॉइंट बनेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक चली पहली जंगे अजीम। इस पहली जंगे अजीम में किसी एक मुल्क की दूसरे मुल्क से लड़ाई नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों का इत्तेहाद हो चुका था। उन्होंने इत्तेहादी फोर्सेस बना रखी थी जिनको अलाइड फोर्सेस भी कहा जाता है। तो बच्चों अनफॉर्चुनेटली ये जंग जो थी वो जीती यूरोपियंस के इत्तेहादियों ने, यानी कि सलीबियों ने, अंग्रेजों ने, ईसाइयों ने, यहूदियों ने इत्तेहाद करके ये जंग जीती और उन्होंने तुर्की और बहुत से मुस्लिम ममालिक और गिरदोनवा के ममालिक पर अपना कंट्रोल कर लिया। ठीक है। अब ये जो कंट्रोल शुदा ममालिक थे उनमें तुर्की भी एक मुल्क था जिनके ऊपर कंट्रोल कर लिया किसने? अलाइड फोर्सेस ने। तो हमारा पहला पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा डिफीट ऑफ टर्की, कंट्रोल ऑफ अलाइड फोर्सेस। कि तुर्की को पहली जंग अजीम में शिकस्त हुई और उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया इत्तेहादियों ने, यानी कि ईसाइयों ने, यहूदियों ने इनके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया और उसके ऊपर अपनी हुकूमत को कायम करने की कोशिश की। ठीक है जी। जब तुर्की को शिकस्त हो गई और ईसाइयों ने इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया तो अगला पॉइंट हमने देखना है कि एटीट्यूड ऑफ टर्किश गवर्नमेंट। तो तुर्की की जो गवर्नमेंट थी उसका क्या रवैया था, उसका क्या रिस्पॉन्स था? उनका रिस्पॉन्स बड़ा ही पैसिव था। वो पैसिव रिस्पॉन्स कैसे है जी? उस वक्त जो कैपिटल था उस वक्त उनका इस्तांबुल, तुर्की का कैपिटल उस वक्त इस्तांबुल था, जहां हुकूमत थी महमद IV नामी बंदे, यानी कि वहां का जो बादशाह था उसका नाम था महमद IV। महमद चहारुम की हुकूमत थी। ये बंदा कैसा था जी? ये बड़ा सेल्फिश किस्म का बंदा था और खुदगर्ज बंदा था और कमजोर बंदा था, बुज़दिल किस्म का इंसान था। इसने जनाब उन ईसाइयों के साथ, इत्तेहादियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट क्या किया? इसने उनसे रिक्वेस्ट की जनाब कि आप यहां आने की जहमत मत करें, कंट्रोल आपका रहेगा, हमारे ओहदे हमारे यहाँ कायम रहने दें। यानी कि अगर मैं बादशाह हूं तो मुझे बादशाह ही रहने दें, मेरा वजीर है तो उसको वजीर ही रहने दें, अहकामात आपके चलेंगे और अमल उस पर हम करवाएंगे, यानी कि हम आपकी कठपुतली हुकूमत बनने को तैयार हैं, पपट गवर्नमेंट बनने को तैयार है, यानी कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही अमल तुर्की के अंदर किया है।
तो बच्चों यहां तक आपको बात समझ आ गई कि तुर्की का जो बादशाह था उस वक्त वो बड़ा सेल्फी था, उसे अपने मुफाद से गर्व था, उसे अवाम से और इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अल्लाह ताला के कुछ प्यारे लोग भी बाकी थे वहां, मोहब्बत करने वाले मुल्क से भी बाकी थे। तो वहां एक इलाका था जी इस्तांबुल से दूर, जिसका नाम था एनातोलिया। क्या नाम था जिसका? एनातोलिया। एनातोलिया के अंदर रिवोल्ट शुरू हो गई किसकी? पेट्रॉइड्स की। रिवोल्ट कहते हैं बेटे बगावत, और पेट्रॉइड कहते हैं मुहिब्बुल वतन, हुब्बुल वतन लोगों को पेट्रॉइड कहते हैं। इन लोगों ने बगावत कर दी एनातोलिया में कि हम अंग्रेजों की हुकूमत मानने को तैयार नहीं हैं, हम इस्लाम पर ईसाइयों का गलबा आने नहीं देंगे। ये बात जब अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने महमद को कहा कि भाई आपने तो कहा था कि हमारी हुकूमत आपकी हर बात को मानेगी, लेकिन आपका एक एरिया है एनातोलिया जहां लोग हमारी हुकूमत मानने को तैयार नहीं। ठीक है जी। तो अंग्रेजों ने महमद से कहा कि क्या आप इनको खुद कंट्रोल करेंगे या हम इनके साथ जंग करें? तो महमद ने कहा जनाब कि ये एक छोटा सा एरिया है, आप जहमत मत करें, इन लोगों से हम खुद निपट लेंगे। यहां तक बात समझ आ गई जी आपको? महमद ने अपनी आर्मी के एक सबसे बहादुर और सबसे ताकतवर अक्लमंद कमांडर को तलब किया कि जनाब वो एनातोलिया जाए और उन बागियों के खिलाफ जंग करे, उनको समझाए कि जैसे महमद कह रहे हैं वैसे ही करें, अंग्रेजों के कंट्रोल को तस्लीम करें। ठीक है जी। अब वो कमांडर कौन था? वो कमांडर था हमारा मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल को बुलवाया गया। तो मुस्तफा कमाल को भी ये नहीं पता था कि वो कौन लोग हैं और किसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल को एनातोलिया रवाना कर दिया गया इस्तांबुल से। मुस्तफा कमाल जब अभी आधे रास्ते में पहुंचा तो महमद का जो वजीर था उसने कहा बादशाह सलामत, आपने ये बहुत गलत फैसला किया, क्योंकि मुस्तफा कमाल खुद एक बहुत बड़ा हुब्बुल वतन है, वो अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत रखता है। अगर इसे वहां जाकर सारी बात पता चल गई कि ये लोग किसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ा मसला बन सकता है। महमद को जब ये बात समझ आई तो उसने ऑर्डर इशू किए कि मुस्तफा कमाल को रास्ते में खत्म कर दिया जाए, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। मुस्तफा कमाल इस्तांबुल से एनातोलिया पहुंच गया। अब जब मुस्तफा कमाल एनातोलिया पहुंचा और उसकी मुलाकात इन बागियों से हुई और मुस्तफा कमाल को सारी बात समझ आई कि ये लोग इस्लाम के लिए लड़ना चाह रहे हैं, तो एनातोलिया में जाकर मुस्तफा कमाल ने कुछ एक्टिविटीज की। एक्टिविटीज ऑफ मुस्तफा कमाल इन एनातोलिया। अब एनातोलिया जब वो पहुंचा तो उसने एक्टिविटीज क्या की? सबसे पहले तो उसने कलेक्शन की पेट्रॉइड्स की, यानी कि जितने भी हुब्बुल वतन थे उन सबको एक जगह इकट्ठा किया। उसके बाद उसने उन्हें गोरिल्ला फोर्स तैयार की, गोरिल्ला ट्रेनिंग दी। बेटे हर आर्मी के अंदर एक गोरिल्ला फोर्स होती है। गोरिल्ला एक जानवर को कहते हैं, बंदर की एक काइंड है जिसकी स्पेशलिटी है कि वो कभी भी सामने से वार नहीं करता, वो हमेशा छुप कर वार करता है। तो इसीलिए हर आर्मी में एक दस्ता तैयार किया जाता है जिनको गोरिल्ला फोर्स कहा जाता है, जिसको मॉडर्न टर्म में हम कहते हैं कमांडोज। ठीक है जी। कमांडोज की एक टीम बनाई जो कि जंगलात के अंदर उन्होंने अपने स्पॉट्स बनाए, अपनी चौकियां बनाई मुखालिफों के खिलाफ लड़ने की। ठीक है जनाब। जब ये खबर पीछे इस्तांबुल में महमद को पहुंची कि जिसका डर था वही हुआ, मुस्तफा कमाल ने तो वहां जाकर अपनी एक आर्मी तश्कील करना शुरू कर दी। तो महमद ने क्या किया? महमद ऑर्डर टू रिटर्न फॉर मुस्तफा कमाल। महमद ने मुस्तफा कमाल को एक खत लिखा कि जल्द से जल्द आप एनातोलिया छोड़कर इस्तांबुल वापस आए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी जनाब। मुस्तफा कमाल ने रिप्लाई किया जो कि बड़ा यादगार रिप्लाई था। उसने कहा जनाब मैं तब तक एनातोलिया से वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं तुर्की को अंग्रेजों से आजाद नहीं करवा लेता, बल्कि आप भी एक अच्छे बादशाह होने का रोल प्ले करें, यहां आए, हमारी सपोर्ट करें और अंग्रेजों के खिलाफ जंग में हमारी मदद करें। लेकिन जनाब वाला वही काम कैसे कर सकता था, क्योंकि वो एक चापलूस, एक सेल्फिश बंदा था। उसने एक प्लान किया, महमद प्लान टू रीगेन एनाटोलिया। महमद ने प्लान किया कि एनाटोलिया को दोबारा हासिल कर लिया जाए। अब उसने प्लान क्या किया? उसने मुस्तफा कमाल को एक और खत लिखा। उसने कहा जनाब ठीक है, हम आपकी इस तजवीज पर अमल कर रहे हैं, आप ऐसा करें कि आप अपने सारे साथियों को लेकर एनातोलिया से इस्तांबुल वापस आ जाए। अब इसके पीछे उसकी प्लानिंग क्या थी? उसकी प्लानिंग ये थी कि जैसे मुस्तफा कमाल और उसके साथी वापस इस्तांबुल आएंगे, या तो उनको कैदी बना लिया जाएगा या उनको अंग्रेजों के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन जनाबे वाला मुस्तफा कमाल कोई आम बंदा नहीं था, बहादुरी के साथ साथ वो अक्लमंद भी बहुत ज्यादा था। हिज प्लान फेल, महमद का प्लान फेल करवा दिया जी उसने। मुस्तफा कमाल ने उसके प्लान को फेल कैसे करवाया? उसने कहा जनाब ना हम इस्तांबुल आएंगे ना आप एनातोलिया आएंगे, मिड की एक जगह है एनकारा, एनकारा में आ जाए,
वहां बैठकर मामलात को तय कर लिया जाएगा। इस तरह महमद का प्लान टोटली फेल हो गया। ठीक है, अब जब अंग्रेजों को ये बात पता चली और यहूदियों को ये बात पता चली कि मुस्तफा कमाल हमारे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने पीछे इस्तांबुल में मुसलमानों पर ज़लाइम बढ़ा दी, उनके ऊपर जुल्मों की तादाद को बढ़ा दिया, उनकी मुईशत खराब कर दी, उनकी पॉलिटिक्स खराब कर दी, उनकी रोजियां छीन ली, उनकी नौकरियां छीन ली, उनके घरों को तबाह कर दिया। बेटे मुसलमान एक ऐसी कौम है, अल्लाह की एक ऐसी कौम है, इसका खाना छीन लिया जाए ये चुप रहेगा, इसकी नौकरी छीन ली जाए ये चुप रहेगा, इसके घर को जला दिया जाए ये चुप रहेगा, लेकिन अगर कोई इसके मजहब पर अटैक करेगा तो फिर ये चुप नहीं रहेगा। अंग्रेजों से गलती क्या हुई, उन्होंने इस्तांबुल में एक मस्जिद को शहीद किया और उसके ऊपर अपनी स्लीव गाड़ कर उसको चर्च बना दिया। जब मुसलमानों ने ये देखा कि ये लोग तो हमारे मजहब पर अटैक कर रहे हैं, तो जोग दर जोग इस्तांबुल से निकलकर एनातोलिया मुस्तफा कमाल के पास पहुंचे। बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, जिसके हाथ में जो हथियार आया वो मुस्तफा कमाल के पास पहुंच गया और एक बहुत बड़ी आर्मी कलेक्ट हो गई मुस्तफा कमाल के पास, एक बहुत बड़ी ताकत उसके पास कलेक्ट हो गई। ये बात जब पता चली अंग्रेजों को, तो ग्रीक्स ने, यूनानियों ने अटैक कर दिया एनातोलिया पर मुस्तफा कमाल के ऊपर। लेकिन मुस्तफा कमाल के पास अब ताकत भी थी, हथियार भी थे, लोग भी थे, इस्लाम भी था, ईमान का जज्बा भी था। इस जज्बे से वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। 14 दिन तक उनके दरमियान फाइट हुई और आखिर 14वें दिन ग्रीक वालों को तुर्की छोड़कर भागना पड़ा, अंग्रेजों को वहां से भागना पड़ा, पूरे तुर्की को आजाद करवा दिया गया। मुस्तफा कमाल ने तुर्की को इन सारे सलीबियों से आजाद करवा दिया। अब जब मुस्तफा कमाल ने इसको आजाद करवाया तो अंडरस्टूड बात है कि सबको महमद की गद्दारी का पता चल गया। महमद भी अंग्रेजों के साथ बैठा और वहां से जिला वतन हो गया, वहां से अपनी जान बचाता हुआ निकल गया। अब पॉइंट उठा कि गवर्नर किसको बनाया जाए, तो सबने मुस्तफा कमाल के हक में वोट दी और मुस्तफा कमाल को तुर्की का नया गवर्नर बना दिया गया। अब जब मुस्तफा कमाल तुर्की की सीट पर बैठा तो इसने बैठते कुछ रिफॉर्म्स करवाई। रिफॉर्म कहते हैं बेटे तब्दीलियां, एडिशन। उसने कुछ तब्दीलियां करवाई तुर्की के अंदर। सबसे पहली तब्दीली उसने क्या करवाई, उसने ड्रेस चेंज करवा दिया जी लोगों का। अब ड्रेस में क्या चेंज करवाया उसने ड्रेस को चेंज करवा दिया। यहां के लोग फेज पहना करते थे, फेज, FEZ, फेज। फेज एक गमला टाइप टोपी होती थी जो तुर्की वाले पहनते थे, जिसके साइड पे एक कपड़ा निकला होता था। उसने कहा सबसे पहले इस फेज को चेंज करके मॉडर्न कैप पहनना शुरू करें ताकि दुनिया के शाना बशाना हम चल सकें। उसके बाद उसने क्या किया, लिटरेचर, उसने अरेबिक लैंग्वेज को खत्म करवा के रोमन लैंग्वेज लिखना और पढ़ना मुतारिफ करवा दी ताकि मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ाए जाए, ताकि तुर्की वाले दुनिया का सामना तालीम के मैदान में भी कर सके। बेटे एक काम और उसने किया जिसकी वजह से कुछ लोग मुस्तफा कमाल को अच्छा नहीं समझते। वो क्या था, वुमेन प्लेस को उसने चेंज कर दिया। उसने औरतों का पर्दा खत्म करवा दिया तुर्की के अंदर, औरतों का वेल सिस्टम खत्म करवा दिया। लेकिन इसके पीछे मुस्तफा कमाल की एक पॉजिटिव थिंकिंग थी। उसका मतलब ये नहीं था कि कोई उरियानी दिखाएं औरतें या कोई अपने मजहब से, शरीयत से बाहर निकल जाएं। मुस्तफा कमाल का मोटिव था कि औरतें घरों में छुपकर ना बैठें, बल्कि पढ़ें, लिखें, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, प्रोफेसर बने और मर्दों के शाना बशाना मुल्क की मुईशत में काम कर सके। इस चीज को जनाब नेगेटिव समझा गया, लेकिन मुस्तफा कमाल का इसके पीछे मकसद बड़ा पॉजिटिव था कि वो औरतों को उनके हकूक दिलवाना चाहता था ताकि वो भी लोगों का सामना कर सकें। लास्ट उसने क्या किया जी, रिफॉर्म। उसने रेलवे का सिस्टम बेहतर किया, एग्रीकल्चर को बेहतर किया, बैंकिंग को बेहतर किया, बिला सूद लोगों को कर्जे दिए और जो पुराने कर्जे थे जो अंग्रेजों ने उनके ऊपर सूद लगान लगा रखे थे वो भी उसने माफ करवा दिए। तो इस तरह मुस्तफा कमाल ने तुर्की को एक दफा दोबारा मुसलमानों का एक मजबूत किला बना दिया जिसकी बुनियाद रखी गई थी मुसलमानों की तरफ से। अब वहां से अंग्रेज भाग चुके थे और तुर्की एक मुसलमानों का अजीम और ताकतवर मुल्क बन चुका था। ये सारे काम मुस्तफा कमाल ने किए सिंगल हैंडेडली, लोगों की मदद से, ईमान के जज्बे के साथ। बेटे ये था हमारा हीरो मुस्तफा कमाल। अब हम इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, वो आप जरा अपनी बुक्स में नोट कर लीजिएगा। हाँ जी बच्चों, आफ्टर स्टोरी, मुस्तफा कमाल की स्टोरी सुनने के बाद अब हम इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। बेटे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा वो बनेगा व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ टर्किश गवर्नमेंट टुवर्ड अलाई।
तुर्की की जो हुकूमत थी, इत्तेहादियों यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ उनका रवैया क्या था। हमने बताना है कि जनाब जो बादशाह था महमद IV, उसने भी हथियार डाल दिए, वो उनकी पपेट गवर्नमेंट बनने को तैयार था, उसने टोटली तौर पर कंट्रोल दे दिया था और मान लिया था अंग्रेजों का अपने ऊपर। अगला सवाल बनेगा, व्हाई वाज मुस्तफा कमाल सेंट टू एनातोलिया? मुस्तफा कमाल को एनातोलिया क्यों भेजा गया? क्योंकि एनातोलिया में कुछ हुब्बुल वतन लोग, कुछ मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग बगावत कर रहे थे और मुस्तफा कमाल को वहां भेजा गया था उनकी बगावत को खत्म करने के लिए। अगला शॉर्ट आएगा जो कि बहुत अहम है, बोर्ड में अक्सर आ जाता है, राइट अ नोट ऑन मुस्तफा कमाल एक्टिविटीज इन एनातोलिया। एनातोलिया में जाकर मुस्तफा कमाल ने क्या क्या सरगर्मियां की? तो बेटे उसमें हमने देखा है कि सबसे पहले तो उसने गोरिल्ला फोर्स तैयार की, कमांडोज को रेडी किया और सारे इलाकों से जो हुब्बुल वतन थे उनको कलेक्ट करके अपनी एक आर्मी डिजाइन की। उसके बाद बेटे अगला सवाल आएगा, व्हाई वाज महमद ऑर्डर मुस्तफा कमाल टू कम बैक? मुस्तफा कमाल ने को वापस बुलवाने का ऑर्डर क्यों किया महमद ने? क्योंकि महमद जान चुका था कि मुस्तफा कमाल खुद एक बहुत बड़ा हुब्बुल वतन है और अगर वो इन लोगों के साथ मिल गया तो वो हमारी हुकूमत के लिए खतरनाक हो सकता है। अगला सवाल है जी, व्हाट वाज हिज रिप्लाई? मुस्तफा कमाल का रिप्लाई क्या था? मुस्तफा कमाल ने उसे बड़ा मोमेंटियस, बड़ा मेमोरेबल रिप्लाई दिया कि मैं तब तक मुस्तफा कमाल एनातोलिया से वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं तुर्की को अंग्रेजों से आजाद नहीं करवा देता। उसके बाद है जनाब, हाउ डिड महमद ट्राई टू रीगेन एनातोलिया? मुस्तफा कमाल के जवाब के बाद महमद ने क्या प्लान किया कि एनातोलिया को कैसे दोबारा अपने काबू में करे? उसने मुस्तफा कमाल को कहा कि आप अपने सारे साथियों को लेकर इस्तांबुल आ जाएं, वहां बैठकर बातचीत की जाएगी। इसके पीछे उसका प्लान था कि इन सब लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा या इनको अंग्रेजों के हवाले कर दिया जाएगा या इनको कत्ल कर दिया जाएगा। Why did his plan fail? उसका प्लान फेल कैसे हो गया? क्योंकि मुस्तफा कमाल ने सजेशन को रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और उसने कहा जनाब कि हम किसी मिड की जगह पर बैठेंगे और वहां बैठकर मामला करेंगे, तो इसीलिए उसका प्लान फेल हो गया। उसके बाद आएगा जी द अटैक ऑफ ग्रीक एंड देयर डिफीट। ग्रीक वालों ने, यूनानियों ने कैसे अटैक किया और मुस्तफा कमाल ने कितने दिन लड़ते हुए उन्हें वहां से निकाला? आफ्टर 14 डेज मुस्तफा कमाल ने तुर्की को अंग्रेजों से आजाद कर दिया। उसके बाद सवाल आएगा जी, गिव एन अकाउंट ऑफ डिपार्चर ऑफ महमद। महमद वहां से कैसे भाग गया जी? महमद अंग्रेजों के साथ ही बैठकर उनकी गाड़ी में अपने मुल्क छोड़कर जिला वतन हो गया। अगला सवाल आएगा जी, हाउ डिड ही चेंज ड्रेस? मुस्तफा कमाल ने तुर्की के लोगों के ड्रेस में क्या तब्दीली करवाई? वो मैं आपको बता चुका हूं कि उसने फेज को तब्दील करवा के मॉडर्न कैप के अंदर जमा करवा दिया, तब्दील कर दिया। ठीक है जी। अगला सवाल आएगा बेटे, हाउ डिड ही चेंज द पोजीशन ऑफ वुमेन एंड लिटरेचर? औरत की जगह में तब्दीली क्या की उसने? औरत के मुकाम में क्या तब्दीली की? औरत के मुकाम में उसने वेल खत्म करवा दिया और उसने कहा कि औरत आए और मर्दों के शाना बशाना काम करे। और लिटरेचर में उसने अरेबिक रस्मुल खत को चेंज करवा कर रोमन रस्मुल खत में तब्दील करवा दिया, यानी कि तुर्की वालों को मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने का मौका फराहम किया। तो ये था बच्चों हमारा मुस्तफा कमाल, और मुस्तफा कमाल में हमने सारी चीजें अपनी डिस्कस कर ली। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और दूसरे हीरो के साथ मिलेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या चर्चिल के साथ। दो हीरो हमारे और हैं जी, उनको भी इसी तरह डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको स्टोरी समझ आ गई होगी, और ये स्टोरी इसलिए भी अहम है कि मौजूदा प्ले के मुताबिक ये थोड़ी सी रिजेम्बलेंस रखता है। आज भी अर्तुगरुल गाजी में हम देख रहे हैं कि वहां भी इसी तरह से साजिशें हो रही हैं, इसी तरह हुक्मरान गद्दारी करके अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं। तो मुस्तफा कमाल भी उन मुजाहिदीन में से एक था जो रोल अर्तुगरुल गाजी प्ले कर रहा है। इसी तरह मुस्तफा कमाल ने भी तुर्की को अंग्रेजों और सलीबियों से, यहूदियों से आज़ाद करवाया और एक मुस्लिम रियासत की बुनियाद रखी। तो बेटे नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग लेक्चर्स ले रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, और बार बार मैं बेटे आपको कह रहा हूँ कि पेपर सबमिट करवाएं अपने। आपके जो इंग्लिश के पेपर की सबमिट करवाने की जो रेशो है वो बहुत कम है। ठीक है जी, आप अपने पेपर्स सबमिट नहीं करवा रहे, पेपर्स को सबमिट करें, अपना रोल नंबर जरूर लिखा करें, डेट लिखा करें और अपना आईडी जरूर लिखा करें, यानी कि जो आपका लिस्ट के अंदर आईडी है वो जरूर लिखा करें, जिसमें हमें लिस्ट बनाते हुए थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।